Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो द इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप इत्यादि से संबंधित तथ्यों का अध्ययन हम लोगों ने किया था और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने राजनीतिक संगठन पर भी चर्चा कर लिया था। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन या सामाजिक संगठन, सामाजिक जीवन भी लिखा जा सकता है, सामाजिक जीवन या सामाजिक संगठन से संबंधित चर्चा को और करें तो हम देखते हैं कि प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें अनुमान लगाते हैं कि संघ समाज जो है 3 वर्गों में विभाजित था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग से जुड़ा हुआ था, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग जो नगर के निचले हिस्से में रहता था। आमतौर पर ये तीनों हिस्से परकोटे से घिरे होते थे। कुछ शिल्पी और श्रमिक नगर के परकोटों से बाहर की बस्तियों में भी रहते थे। अगर एक अन्य मत के अनुसार हम देखें तो जो सैंधव समाज था उसको हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक वर्ग। विद्वान वर्ग के अंतर्गत संभवतः पुजारी, वैद्य, ज्योतिष तथा जादूगर सम्मिलित थे। समाज में संभवतः पुरोहितों का सम्मानित स्थान था। हड़प्पा के विभिन्न आकार प्रकार के मकानों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में जाति प्रथा के प्रचलित होने का अनुमान करते हैं। खुदाई में तलवार, पहरेदारों के भवन तथा प्राचीर के अवशेष मिलते हैं, जिनके आधार पर समाज में क्षत्रियों से मिलते जुलते किसी योद्धा वर्ग के होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरे वर्ग में अनेक व्यापारियों तथा शिल्पियों जैसे पत्थर काटने वाले, खुदाई करने वाले, जुलाहे, स्वर्णकार आदि की गणना की जा सकती है। अंतिम वर्ग भृत्यों तथा श्रमिकों का था, जिनमें चर्मकार, कृषक, मछुए आदि प्रमुख रहे होंगे। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में दास प्रथा के अस्तित्व का भी निष्कर्ष निकालते हैं। व्हीलर का अनुमान है कि इनमें रहने वाले लोग दासी थे, किंतु राव इस निष्कर्ष से जो सहमत नहीं है, व्हीलर के इस मत से राव सहमत नहीं है इतिहासकार। और देखते हैं कि हड़प्पा की खुदाई में अत्यंत विशाल तथा लघु मकान पास पास स्थित मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि समाज में धनी निर्धन का भेदभाव नहीं था तथा सभी लोग परस्पर मेल मिलाप के साथ रहते थे। मिश्रित तथा जो मिस्र या सुमेरियन समाज के समान सैंधव सभ्यता में दास प्रथा का अस्तित्व खोजना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि सैंधव निवासियों का सामाजिक जीवन सुख और सुविधा से परिपूर्ण था और उनकी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार रहा था। और खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक रहा होगा। लेकिन हम किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसके आधार पे हम ऐसा तो लगता है कि मातृसत्तात्मक समाज था। तो अगर योद्धा वर्ग की उपस्थिति भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे लगती है, लेकिन ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के प्रभाविता का हमें जो साक्ष्य मिलता है। अगर हम देखें तो कालीबंगा में ऐसे पुरोहित लोग दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थित अग्निवेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते थे। इस बात की संभावना व्यक्त की गई है इस तथ्य को देख के जो कालीबंगा से मिला है कि दुर्ग में निवास करने वाले लोग पुरोहित वर्ग के थे। नगर क्षेत्र में व्यापारी, अधिकारी, सैनिक और शिल्पी रहते थे। अन्य वर्गों में जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी ली, कृषक, कुम्हार, बढ़ई, नाविक, सोनार, मनके और मोहरे बनाने वाले शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक इत्यादि प्रमुख थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कतिपय मकानों की रूपरेखा के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, जो कि हमें यह जो तथ्य मिस्र और सुमेरियन सभ्यता के आधार पर हम यहाँ खोजने का प्रयास करते हैं। अगर हम सामाजिक संगठन में स्त्रियों की स्थिति की चर्चा करें तो देखते हैं कि सबसे अधिक नारी में मूर्तियाँ मिलने का कारण सैंधव समाज मातृ प्रधान माना जाता है, परंतु लोथल से 3 युगल समाधान एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिलने से
विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया है। इससे यह तथ्य भी कि मातृसत्तात्मक प्रधान समाज था और युगल सावधान, इससे अनुमान लगाया गया है। हालांकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाए, न कि विद्वानों में मतभेद है, फिर भी अनुमान तो लगाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वह स्त्री मातृसत्तात्मक समाज की तरफ हमारी दृष्टि ले जाते हैं। संध लोग के खान पान, रहन सहन इत्यादि की हम चर्चा करें तो इसमें देखते हैं कि सिंधु घाटी के निवासी शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। गेहूँ, जौ, चावल, तिल, दाल आदि उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। साग सब्जियाँ, दूध तथा विभिन्न प्रकार के फलों जैसे खरबूजा, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार आदि शाकाहारी भोजन के में प्रमुख थे। भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी, बत्तख, घड़ियाल आदि के मांस, मछलियाँ भी खाई जाती थीं। इन जानवरों की जली हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। उनके वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। खुदाई में सुइयों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उनके वस्त्र सिले होते थे। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल एवं दाढ़ी मूछ रखते थे। विविध प्रकार के आभूषण जैसे कंठार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करघनी आदि पहनते थे। हड़प्पा से सोने के मनकों वाले 6 लड़ियों का एक सुंदर हार मिला है। छोटे छोटे सोने तथा सेलखंडी के मनकों वाले हार भी काफ़ी संख्या में मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मार्शल ने एक बड़े आकार का हार प्राप्त किया है, जिसके बीच में गोमेद के मनके हैं। यहाँ से कार्नेलियन के मनकों का लंबा हार भी मिलता है। काचली, मिट्टी, शंख तथा सेलखंडी की बनी हुई चूड़ियाँ भी मिलती हैं। हड़प्पा से सोने का बना हुआ एक बड़ा कंगन मिलता है। सोने, चांदी तथा कांसे की चूड़ियाँ, मिट्टी और तांबे की अंगूठियाँ आदि भी मिलती हैं। श्रृंगार प्रसाधन की और विशेष ध्यान दिया जाता था। जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो की नारियाँ काजल, पाउडर तथा श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री से परिचित थी। चंद्रोदड़ो की खोजों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिला है। शीशे और कंघी का भी प्रयोग होता था। तांबे के दर्पण, छुरे, कंघे, अंजन, छुरा मतलब उस तरह भी कहा जा सकता है। अंजन लगाने की सालिकाएँ, जिसको हम अंजन सालिका कहते हैं, भी हमें प्राप्त हुए हैं। श्रृंगारदान का भी उल्लेख जो पुरातात्विक साक्ष्य है वह हमें मिला है। उनके आभूषण जो थे, हड़प्पाई सभ्यता के लोगों के आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी और शंख के बने होते थे। खुदाई में घड़े, थालियाँ, कटोरे, तस्तरियाँ, गिलास, चम्मच आदि बर्तन भी मिले हैं। वे कुर्सी, चारपाई, स्टूल, चटाई का भी प्रयोग करते थे। संधव निवासी के अगर आमोद प्रमोद इत्यादि से संबंधित तथ्यों को हम देखें तो देखते हैं कि इस काल में पासा प्रमुख रूप से खेला जाता था। हड़प्पा से मिट्टी, पत्थर और कांचली मिट्टी के बने 7 पासे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से भी मिट्टी तथा पत्थर के पासे मिले हैं। विभिन्न स्थलों से आजकल के शतरंज की गोटियों से मिलती जुलती शंख, संगमरमर, स्लेट, सेलखंडी आदि की बनी गोटियां भी मिलती हैं। लोथल से खेलने के बोर्ड के 2 नमूने मिले हैं। इनमें एक मिट्टी तथा दूसरा ईंट का बना है। विभिन्न स्थानों से पत्थर, सीप आदि की गोलियां भी मिलती हैं। मनोरंजन जो नृत्य था वह भी नृत्य का प्रावधान था। नृत्य की व्यवस्था थी और नृत्य मनोरंजन का एक प्रमुख साधन रहा होगा। जैसा कि नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। संभव है कि यहाँ के लोग गाने बजाने के भी शौकीन रहे हों। मछली फंसाने के कई कांटे मिले हैं। एक मुहर पर तीर से हिरन को मारते हुए दिखाया गया। इससे स्पष्ट है कि लोग वहाँ शिकार में भी रुचि रखते होंगे। मछली फंसाना तथा चिड़ियों का शिकार करना नियमित व्यवसाय था। मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ियों के पहिए बड़ी संख्या में मिले हैं। संभवतः बच्चे इन्हें गाड़ियों से जोड़कर मनोरंजन करते थे। माप तौल में घनाकार बाटों का प्रयोग होता था। खुदाई में हमें तराजू के अवशेष मिले हैं। दशमलव पद्धति से भी उनका परिचय रहा होगा। उत्खनन में बहुसंख्यक अस्त्र, औजार, हथियारों के नमूने मिलते हैं। युद्ध तथा अथवा शिकार में तीर, धनुष, परशु, भाला, कटार, गदा, तलवार आदि का प्रयोग होता रहा होगा। अस्त्र शस्त्र सामान्यतः तांबा अथवा कांसे के बनते थे। अन्य उपकरणों में बर्छा, कुल्हाड़ी, बसुली, आरा आदि प्रमुख हैं। आरे दांतेदार होते थे। स्पष्ट है कि युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के हैं, जो इस बात के साक्षी हैं कि इस सब
सभ्यता के लोगों ने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया होगा। इस प्रकार हम लोगों का जो सामाजिक जीवन से संबंधित है चर्चा पूरा होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्थिक जीवन से संबंधित, जिसमें कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग इत्यादि से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ ही चर्चा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।